हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस टू माई सेल्फ। आई एम नेहा कश्यप. I am MPhil and UGC NET qualified in sociology and also pursuing PhD in sociology. So guys, today we gonna be discuss basic sociological concepts part second. So guys, हम इससे पहले भी बेसिक सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स की एक वीडियो बना चुकी हूँ मैं। उसमें हमने स्टार्ट किया था कि सोशोलॉजी का इमर्जेंस कैसे हुआ है। सोशोलॉजी हम पढ़ते तो हैं बट वो कहाँ से इमर्ज हुई, कहाँ से उसका उद्भव हुआ, वो वीडियो मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बना दी है, आप देख सकते हैं। सो गाइज़, हमने जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें डिस्कस कर लिया था, डार्क एज डिस्कस किया था, देन रेनेसेंस पीरियड आया, उसके बाद एनलाइटनमेंट पीरियड आया। सो गाइस, उसके बाद हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन या फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात हम करते हैं। बट ध्यान रखेंगे कि फ्रेंच या फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले हमारे दो रेवोल्यूशन और हो चुके हैं, कॉमर्शियल रेवोल्यूशन एंड साइंटिफिक रेवोल्यूशन। सो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं गाइस, बिकॉज क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। These all are basics, so we have to learn everything. So guys, before start, I just want to tell everybody that please like, share and subscribe my channel and bell icon को दबाना मत भूलिएगा. So let's start guys. सो गाइज, इमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी या फिर समाजशास्त्र का उद्भव में हम ये सारे के सारे घटनाएं देखते हैं जिससे कि हमारी आगे सोशोलॉजी डेवलप्ड हुई या फिर सोशोलॉजी का इमरजेंस हुआ। सो गाइज, हमने जो है डार्क एज पढ़ लिया है, रेनेसेंस पढ़ लिया है, एनलाइटनमेंट पीरियड पढ़ लिया है और आज हम कमर्शियल या साइंटिफिक रेवोल्यूशन दोनों को पढ़ने वाले हैं। सो गाइज, ये हमें क्रोनोलॉजिकल भी याद करना होता है। सबसे पहले हमारी डार्क एज आती है, देन रेनेसेंस पीरियड आया, फिर एनलाइटमेंट आया, देन कमर्शियल रेवोल्यूशन, देन साइंटिफिक रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। एंड आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सोशोलॉजी हमारा अच्छे से इमर्ज हो चुका था एंड डेवलप भी होने लगा था। सो आप लोग प्लीज़ एक स्टोरी की तरह इसको समझना और देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डार्क एज, रेनेसेंस पीरियड या एनलाइटमेंट पीरियड जो था हमारा, वो वीडियो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बना चुकी हूँ। सो आप मेरी प्रोफाइल में जाके यूट्यूब पर, देन आप वहाँ पर प्लेलिस्ट देखेंगे, प्लेलिस्ट में आपको सोशोलॉजिकल बेसिक कॉन्सेप्ट्स लिखा हुआ मिलेगा, वहाँ पर आपको फर्स्ट वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो गाइज़, हम इन सब कॉन्सेप्ट्स को एज ए स्टोरी समझेंगे। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे पहले हमारे जो पीपल थे जो रोमन यूरोप में रहते थे, सो गाइज़ वो बहुत ही ज़्यादा अनसाइंटिफिक थे। इवन उनको कोई साइंस का नॉलेज ही नहीं था, बिकॉज दे वर इन डार्क एज, वो डार्क एज में रहते थे। डार्क एज का मैंने सब आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सो गाइस, धीरे धीरे क्या हुआ कि डार्क एज से धीरे धीरे वो रेनेसेंस के पीरियड में आई, जब उनका नव जागरण काल या फिर बौद्धिक चेतना का विकास होता है, चिंतन शक्ति उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और वो अंधकार में छिपे हुए थे, तो उस अंधकार से वो बाहर आ जाते हैं। उस टाइम क्या होता था कि वो रिलीजन को ही सब कुछ मानकर चलते थे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे रेनेसेंस पीरियड से आगे बढ़ते हैं, एनलाइटमेंट पीरियड में आते हैं। सो एनलाइटमेंट पीरियड में अब लोगों में रैशनैलिटी आ गई, मॉडर्निटी आ गई, वो चीज़ों को लॉजिकली सोचने लगे थे, लोग साइंटिफिक होते जा रहे थे। अब धीरे धीरे क्या होता है, एनलाइटमेंट पीरियड के बाद एक और रेवोल्यूशन आया। सो उसका नाम गाइज है हमारा कमर्शियल रेवोल्यूशन, जो कि हमारा ट्रेड, व्यापार या फिर अपनी वस्तु का आदान प्रदान, इन सब से रिलेटेड था। सो गाइज, देखते हैं दैट हैपन यूरोप टू क्रिएट of a European economy based on trade which began in 11th century। तो गाइज याद रखेंगे कि 11th century में ये स्टार्ट हुआ था। सेकंड देखते हैं, दिस वाज सक्सेड बाय द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द मिड 18th century। गाइज देखेंगे कि कमर्शियल रेवोल्यूशन स्टार्ट तो हमारा 11th century में हो गया था, बट
इसको जो एक तरीके से कह सकते हैं कि इसका जो ज़्यादा अपग्रेड हुआ है या फिर इसका ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने के साथ साथ हुआ है। यूरोपियन rediscovered spices, silks and other commodities rare in Europe. So guys, क्या होता था कि यूरोपियन जो कंट्रीज़ थी हमारी, उनके पास स्पाइसेस, सिल्क या फिर अदर जो कमोडिटीज़ किसको कहते हैं हम? कमोडिटीज़ हमारी वो होती है जिसका हम कोई मूल्य देकर उसको ख़रीद सकते हैं। कमोडिटीज़ की बात हमारी कार्ल मार्क्स करते हैं। कमोडिटीज़ गाइस वो होती है जैसे कि कोई चीज़ हमने बनाई एग्ज़ाम्पल, देन हम उसको फिर बेच देते हैं और उस पैसे से जब हमने उस चीज़ को बेच दिया है देन हमारे पास मनी आई। मनी आने के बाद फिर उस मनी से हमने एक और कमोडिटी या फिर एक और वस्तु को बनाया। तो ऐसे ही हमारी कमोडिटीज़। तो वहाँ पे क्या था यूरोपियन कंट्रीज़ में, वहाँ पर स्पाइसेस मसालों की कमी थी, सिल्क नहीं था और बहुत सारी ऐसी वस्तुएं थी जो वहाँ पर उपलब्ध नहीं थी। तो उन लोगों ने क्या किया, बिकॉज दे वर रिच कंट्रीज़, सो उन्होंने दूसरी कंट्रीज़ के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश की जिससे कि वो कुछ नया फाइंड आउट कर सके। जैसे कि बोला जाता है कि एक बार ऐसा हुआ कि कुछ कंट्रीज़ जो हैं उनको पता चला कि स्पाइसेस हमें फाइंड आउट करने चाहिए। देन इंडिया की तरफ कुछ बहुत सारे ऐसे फ़िलासफ़र या फिर ट्रैवलर्स भेजे गए जो कि स्पाइसेस को ढूंढ के लाते थे। सो गाइस, मतलब यूरोप कंट्रीज़ जो थी वो जो है लैक ऑफ थी वहाँ पर स्पाइसेस, सिल्क एंड अदर कम्युनिटीज़। सो वो ट्रेड करना चाहते थे अदर कंट्रीज़ के साथ जो जहाँ पर वो सब चीज़ें अवेलेबल होती थी। सो गाइस, देखते हैं कि क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब ये सब था तो उस टाइम पे क्या था कि हमारा जो कंट्री है, हमारा जो वर्ल्ड है, जो हमारा विश्व है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रखा था। कैसे? लेट्स सी। एक हमारे आते थे ऑक्सीडेंट्स। सो गाइस, ऑक्सीडेंट जो थे हमारे, ऑक्सीडेंट कंट्रीज़ हमारी रिच कंट्रीज़ में आती थी। ये कंट्रीज़ जो थी जैसे कि पुर्तगाल हो गया, स्पेन हो गया, हॉलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, दे वर वेस्टर्न कंट्रीज़ और वी कैन कॉल ऑक्सीडेंट कंट्रीज़। ऑक्सीडेंट कंट्रीज़ ध्यान रखेंगे कि हमारी रिच कंट्रीज़ थी जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ थी। प्लीज़ रिमेंबर दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो सेकंड आती है हमारी ओरिएंट कंट्रीज़। ओरिएंट वाली जो थी वो ईस्टर्न कंट्रीज़ थी, लाइक इंडिया, चाइना। सो ये हमारी ईस्टर्न कंट्रीज़ थी। सो जो ऑक्सीडेंट्स थे या फिर रिच कंट्रीज़ थी वो ईस्टर्न कंट्रीज़ को ये बोलती थी कि वो लोग तो लेज़ी हैं, पुअर है, उनको कुछ नहीं आता, अनसिविलाइज्ड है, बिल्कुल भी सभ्यता नहीं है और साइंटिफिक वे से बिल्कुल नहीं सोचते हैं, यूज़लेस है, वो कुछ नहीं कर सकते। सो ये एक धारणा बनाई हुई थी। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑक्सीडेंट और ओरिएंट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे सोशियोलॉजी में एक थिंकर हैं, उन्होंने यूज़ किया है। उनका नाम है एडवर्ड साइड। मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। सो गाइस, एडवर्ड साइड हमारे सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने आगे जाके हमारे इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लेकर अपनी एक थियरी बनाई है। वो उसमें बताते हैं इस्लामिक कंट्रीज़ को ईस्टर्न कंट्रीज़ के उसमें रखा है पर्सपेक्टिव में। सो गाइस, ये कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। एक बार मैं और आपको रिवाइज़ करा देती हूँ कि उस टाइम पे हमारा जो वर्ल्ड था वो टू पार्ट्स में डिवाइड था। एक आपका वेस्टर्न कंट्रीज़, एक आपकी थी ईस्टर्न कंट्रीज़। सो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी उनको नाम दिया गया ऑक्सीडेंट्स, ईस्टर्न कंट्रीज़ को नाम दिया गया ओरिएंट्स।
सो ध्यान रखेंगे गाइस कि जो ऑक्सीडेंट कंट्रीज़ थी, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, वो ईस्टर्न कंट्रीज़ को बोलते थे कि वो लोग लेज़ी हैं, आलसी हैं, कुछ काम नहीं करना चाहते। दे नेवर वांट टू डेवलप्ड, वो बहुत पुअर हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, अनसाइंटिफिक हैं, यूज़लेस हैं। सो प्लीज़ आप ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, बिकॉज़ एडवर्ड साइड ने ये कॉन्सेप्ट बताया है और वो कॉन्सेप्ट आपका UGC NTA नेट में आता है। सो प्लीज़ आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। सो गाइस, जो ये ऑक्सीडेंट्स कंट्रीज़ थी, ये रिच थी, तो वो चाहते थे कि हम अपना कैसे अपनी और मनी को या पावर को हम और ज़्यादा बढ़ाएं। तो वो लोग क्या करते थे, क्योंकि उनके पास पावर थी, दिमाग था और मतलब एक तरीके से काफ़ी साइंटिफिक लोग थे वो, और रिच भी थे। तो वो सोचते थे कि हम पुअर कंट्रीज़ पर जाके अपना अधिकार जमा लें, अपना आधिपत्य जमा लें, जहाँ से हमें पैसा भी मिलेगा और हम वहाँ पर ट्रेड कर पाएंगे, जिससे कि हमारी कंट्री और भी ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री बन पाएंगी। सो गाइस, इसीलिए ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, जो ऑक्सीडेंट कंट्रीज़ हैं, वो पुअर कंट्रीज़ के पास ट्रेड करने जाती रहती थी। सो ये यहीं से कमर्शियल रेवोल्यूशन से स्टार्ट होता है। सो गाइस, जो हमारा कमर्शियल रेवोल्यूशन है उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ को फाइंड आउट किया गया, बिकॉज़ जो अदर कंट्रीज़ थी वो अपनी अपनी कमोडिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए दूसरी कंट्रीज़ में जाना चाहती थी, अपना ट्रेड करना चाहती थी, और यहीं से हमारा कमर्शियल रेवोल्यूशन के थ्रू ट्रेडिंग का या फिर बैंकिंग सिस्टम हमारा स्टार्ट हो गया था। सो गाइस, देखते हैं कि हमारे क्या क्या इफ़ेक्ट्स कमर्शियल रेवोल्यूशन से आए हैं। सो हम देखते हैं यहाँ पर कि ग्रोथ ऑफ कंपनी क्या हुआ कि जब ट्रेडिंग करने के लिए आई, अदर कंट्री की जो कंपनीज़ हैं वो ट्रेडिंग करने आती हैं। सो क्या हुआ कि कंपनीज़ स्टार्ट हो गई, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले ही ये सब चीज़ होने लगा था। बहुत सारी कंपनीज़ आई, धीरे धीरे क्या हुआ कि मतलब लोगों में एक अवेयरनेस हुआ, जैसे कि हमारे इंडिया में हुआ था कि कंपनी आई और फिर लोग अपना खेती बाड़ी छोड़कर अपना कंपनी में जाकर जॉब करने लगे। सो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जैसे कि डिवीज़न ऑफ लेबर हुआ है, एंड नेक्स्ट जो स्टार्टिंग थी हमारी कंपनीज आने के बाद, उसके कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी देखे गए हैं, कुछ नेगेटिव भी देखे जा सकते हैं। सो गाइस, पॉजिटिव तो ये हुआ कि लोग, हमारे एग्जांपल इंडिया में ले लें कि हमारे जो इंडिया में पहले सामंतवादी सिस्टम हुआ करता था, तो लोग जो थे बहुत ज़्यादा परेशान थे, बिकॉज़ वो कुछ नया भी करना चाहें तो नहीं कर सकते थे। उनको उतनी ही कमाई दी जाती थी, उतना ही पैसा दिया जाता था। जैसे कि कार्ल मार्क्स ने बताया है कि एक बुजुर्गा वर्ग होता है, एक सर्वहारा वर्ग होता है। सो वो आपस में मतलब एक तरीके से इंटरडिपेंडेंट थे। सो गाइस, देखेंगे यहाँ पर कि कंपनीज़ आई, बट कंपनीज़ का नेगेटिव इफ़ेक्ट आप आगे जाकर देखते हैं। जब ये रेवोल्यूशन और भी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन में इन्वॉल्व हो गया था, तो क्या हुआ कि धीरे धीरे लोग इस चीज़ को, एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति है जिसका मन नहीं कर रहा है वो सब चीज़ें करने का, जो काम कराया जा रहा है, बट उसको करना पड़ेगा बिकॉज़ उसको मनी चाहिए। सो क्या होता है कि इंटरनली जो पर्सन है वो एनिलेशन में चला जाता है, एनिलेटेड हो जाता है, अलगाव की स्थिति में वो आ जाता है। सो बहुत सारे इम्पैक्ट हम देख सकते हैं, इफ़ेक्ट देख सकते हैं ऑफ द कमर्शियल रेवोल्यूशन। सो सेकंड हमारा देखते हैं कि बैंकिंग कॉन्सेप्ट आया। गाइस, जब ट्रेडिंग हो रही थी, सो ट्रेडिंग के टाइम क्या हुआ कि नई नई कंपनीज़ आ रही थी, या फिर कुछ ऐसे ट्रैवलर्स आ रहे थे जो अपनी बात रख रहे थे हमारे, मतलब या फिर अदर किसी राजा के दरबार में जाके कि हमें आपके यहाँ पर कुछ कंपनीज़ खोलनी है, समथिंग लाइक दैट। सो ये बैंकिंग का कॉन्सेप्ट्स भी हमारा इसी रेवोल्यूशन से आया है। देन आपका ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे इंडिया में आई थी, वो भी इसी रेवोल्यूशन के बाद या फिर इसी रेवोल्यूशन के ड्यूरिंग आई है। एंड देन डेवलपमेंट इन ट्रेड। सो गाइस, ऑब्वियसली सी बात है कि वो लोग ट्रेडिंग ही करना चाहते थे। सो डेवलपमेंट, ट्रेड में डेवलपमेंट होता चला गया धीरे धीरे। स्टार्टिंग छोटे से होती है, दाना देख सकते हैं आज
कितना ज़्यादा हमारी फैक्ट्रीज़ इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं एंड वहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं। सो गाइस, हमारा कमर्शियल रेवोल्यूशन आने के बाद हमारा साइंटिफिक रेवोल्यूशन आता है। सो साइंटिफिक रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ था वो लेट 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ है because of the influencing the intellectual social movement known as the enlightenment। जो गाइस साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया है वो हमारा एनलाइटमेंट पीरियड के वजह से ही आया है। बिकॉज स्टार्टिंग में मैं फिर रिकॉल कराती हूँ कि डार्क एज थी, देन रेनेसेंस पीरियड आया, उसके बाद फिर आपका एनलाइटमेंट आया। एनलाइटमेंट में लोग बहुत रैशनल हो गए थे, साइंटिफिक हो गए थे, लोगों की बौद्धिक क्षमता बहुत अपर लेवल पर जा चुकी थी, वो अच्छे से सोच समझने की क्षमता रखते थे, अपने विचारों को वो स्वतंत्रता देते थे कि हमें अपने विचारों को प्रकट करना है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, पहले के टाइम में जब यूरोप में डार्क एज में लोग रहते थे तो वो बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं थे, अपने धर्म को ही सब कुछ मानते थे, धर्म के अकॉर्डिंग ही काम करते थे, या उनको अच्छा लगता है या नहीं उससे कोई मैटर नहीं करता था, लोग अपने विचार भी नहीं रख सकते थे। बट धीरे धीरे क्या हुआ, एनलाइटमेंट पीरियड में ये सब अपग्रेड होने लगा, लोगों में एक इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ी, लोग अब तर्क के आधार पर हर घटना को देखने लगे। सो जब लोगों में इतनी ज़्यादा चेतना या जागृति आने लगी तो उनके माइंड में बहुत सारी क्षमता ऐसी जागृत हुई कि वो अब जानना चाहते थे साइंस को। सो देन साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ हमारा। सो गाइस देखते हैं, द इम्पैक्ट ऑफ साइंटिफिक revolution was crucial, not change only in material life, change as well as in people's idea and intellectual thought। so guys देख सकते हैं कि जो हमारा साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ है वहाँ पर हम सिर्फ मटेरियल ही चीज़ों को नहीं देख सकते। हमने देखा है कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन आने के बाद लोगों का जो थॉट है, इंटेलेक्चुअल लेवल है, जो उनके विचार थे वो इतने ज़्यादा बदल चुके थे। अब वो रूढ़िवादिता को ज़्यादा नहीं मानते थे। हम मानते हैं कि बहुत सारे मशीनों का आविष्कार हुआ साइंटिफिक रेवोल्यूशन में। सो मशीनों के आविष्कार के साथ साथ मानव के व्यवहार करने के तरीके और मानव के सोच समझने की क्षमता में भी परिवर्तन आया। क्षमता में कैसे कि वो पहले अपने विचारों को स्वतंत्र नहीं रख पाते थे, लेकिन अब साइंटिफिक रेवोल्यूशन के आने के बाद उन्होंने एग्जाम्पल जैसे कि बहुत सारे थियरीज़ को लिखा गया, न्यूटन का लॉ है हमारा, और भी बहुत सारी थियरीज उस टाइम पे हमारी लिखी गई थी। सो गाइस ध्यान रखेंगे, साइंटिफिक रेवोल्यूशन में जो सबसे पहले थियरी दी गई थी वो आपकी एस्ट्रोनॉमी में दी गई थी। ठीक है, सो ये सब चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, बिकॉज़ हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा सोशलॉजी कैसे इवॉल्व हुआ है, कैसे इसका उद्भव हुआ है, हमें ये सब पता होना चाहिए। और ये गाइस इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बिकॉज़ सब स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझा दिया है बहुत अच्छे से। और अगर आपको कुछ भी क्वेरी है सो प्लीज़ कमेंट मी एंड देन आई विल सॉल्व। सो गाइस क्या क्या इफ़ेक्ट हुए हैं साइंटिफिक रेवोल्यूशन आने के बाद। सो गाइस प्रिंटिंग मशीन आई हमारी, स्टार्टिंग हो गई बहुत सारे, एंड देन स्टीम इंजन आया जिससे कि हमने रेल का इंजन चलाया, रेल को चलाने लगे हम। और प्रिंटिंग मशीन, वो जो स्टार्टिंग में प्रिंटिंग मशीन थी वो बहुत ही ज़्यादा ऑड थी, बट दैट वाज फर्स्ट मशीन। सो और धीरे धीरे क्या हो कि बहुत सारी ऐसी मशीन आने लगी जो इंडस्ट्रियल में अपना योगदान देने लगी। बहुत बड़ी बड़ी मशीनें जो कि जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि 100 प्रोडक्ट एक दिन में बन रहे थे, वो मशीन के द्वारा 1000 प्रोडक्ट एक दिन में बनने लगे। सो बहुत सारे ये सब इफ़ेक्ट हुए हैं। देन हम देख सकते हैं कि बहुत सारी थियरीज़ हैं, बहुत सारी थियरीज़ बनाई गई साइंटिफिक रेवोल्यूशन में। सो गाइज़ वो थियरीज़ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सो मैंने आपको यहाँ पर मेंशन नहीं किया है बिकॉज़ वो एग्ज़ाम्स में नहीं आती हैं। एज एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बता दिया है, जैसे कि न्यूटन का लॉ बना था। सो इस टाइप से बहुत सारी साइंटिफिक थियरीज़ को वहाँ पर बनाया गया, बिकॉज़
पीपल जो थे हमारे वो इंटेलेक्चुअल हो चुके थे, रैशनल हो चुके थे। सो उन्होंने बहुत अच्छे से समाज के अच्छे के लिए सोचना स्टार्ट किया और बहुत सारी थ्योरीज़ को बनाया गया। सो गाइस एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि स्टार्टिंग से ही हम देखते आ रहे थे कि दो वर्ग थे हमारे समाज में, दो वर्ग थे या दो क्लास थी। या तो आपका रिच पीपल थे या फिर आपका बिल्कुल पुअर थे। सो दो दो टाइप के हमारे क्लासेस थी, अपर और लोअर। बट जब साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ तो हमारी मिडिल क्लास भी बन गई। कैसे गाइस? जैसे कि देख सकते हैं, जो लोग पहले के टाइम में पुअर थे या फिर आपका लोअर क्लास में आते थे, उन लोगों ने धीरे धीरे फैक्ट्रीज़ में काम स्टार्ट किया और वो लोग अब धीरे धीरे थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाने लगे। तो एक नया वर्ग सामने आया जिस वर्ग का नाम था मिडिल क्लास या फिर मध्यम वर्ग, इसको हम कहते हैं। सो गाइस आज की क्लास में हमने टू टाइप्स ऑफ रेवोल्यूशंस पढ़ लिए हैं, दैट इज़ कमर्शियल रेवोल्यूशन एंड साइंटिफिक रेवोल्यूशन। सो गाइस हमारा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, उससे पहले की ये दो रेवोल्यूशन हैं जो कि हमें समझना बहुत ज़रूरी है। सो गाइस thank you so much for watching my video. So guys, if you like my video, so please like, share and subscribe that. So guys, we will focus on this. Say dreams, believe in yourself and you can achieve your goals. So guys, definitely you can achieve your goals. Just do hard work daily and do study continuously. Thank you so much.